Class 12 History Theme 1 Bricks, Beads and Bones The Harappan Civilization Harappan seal ये possibly सबसे distinctive beginning. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappan. These cultures were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture and pastoralism and some craft. तो वो एरिया जहाँ पे मेच्योर हरप्पन कल्चर डेवलप हुआ वहां पर कई सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स पहले भी डेवलप हो चुके थे. ये जो कल्चर्स थे ये एक डिस्टिंक्टिव पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म और कुछ क्राफ्ट से एसोसिएटेड थे. अर्लियर हरप्पन कल्चर के जो सेटलमेंट्स थे दे वाज जनरली स्मॉल. उनकी बस्तियां मैच्योर हरप्पन कल्चर के सेटलमेंट से छोटी थी. अर्ली हरप्पन कल्चर में कोई भी लार्ज बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी और ये भी दिखाई पड़ता है कि देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरप्पन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन. अर्ली हरप्पन कल्चर एंड मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के बीच में ब्रेक भी था. सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज. तो मैच्योर हरप्पन कल्चर जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ मैच्योर हरप्पन कल्चर उन एरियाज में डेवलप हुए थे जहां पर अर्ली हरप्पन कल्चर पहले डेवलप हो चुके थे. तो ये जो अर्ली हरप्पन कल्चर्स थे और मैच्योर हरप्पन साइट्स थे इनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स शेयर होते थे. फॉर एग्जाम्पल सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज जो इनके जीवन निर्वाह के तरीके थे. द हरप्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. जो हरप्पा के लोग थे ये वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे जिसमें फिश भी इंक्लूडेड था. आर्कियोलॉजिस्ट ने डाइटरी प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है. आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पा के लोगों के खान पान के तरीकों के बारे में पता लगाने की कोशिश की है. कैसे? फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स. जो जले हुए अनाज के दाने मिले हैं और जो सीड्स मिले हैं उसके थ्रू डाइटरी प्रैक्टिसेस को ट्रेस करने की कोशिश की गई है. ये जो आपके चार्ड ग्रेन्स हैं, सीड्स हैं, दे वर स्टडीड बाय आर्कियोबॉटनिस्ट. आर्कियोबॉटनिस्ट दे आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन. तो जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स हैं उनको स्टडी करने वाले जो स्पेशलिस्ट जिनको आर्कियोबॉटनिस्ट कहते हैं उन्होंने स्टडी करके बताया कि जो हरप्पा के लोग थे वो कई तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे. तो ये लोग कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकेट करना चाहते थे या जानते थे. तो ये पता चलता है कि दे used to grow wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. Millets are also found from some sites in Gujarat. Finds of rice are relatively rare. ये चावल के जो दाने हैं ये बहुत रेयरली ही मिले हैं. तो चावल का उपयोग ये लोग कम किया करते थे. तो जिस तरह से प्लांट रिमेन्स पाए गए हैं उसी तरह से एनिमल बोन्स भी हरप्पन साइट्स में पाए गए हैं. कौन से जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं? तो ये जो आपके कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पिग, तो इनके बोन्स पाए गए हैं. और जो आर्कियोजियोलॉजिस्ट और जियोबॉटनिस्ट इन्होंने जो स्टडी किया है और उन्होंने स्टडी करके इंडिकेट किया है कि दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. ये जो जानवर थे इनको डोमेस्टिकेट करना, इनको पालना हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग जानते थे. इसके अलावा बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज दे आर ऑल्सो फाउंड. यहाँ पर कई जंगली जानवरों की हड्डियां भी पाई गई हैं जैसे बोर, डियर, घड़ियाल. अब ये ज्यादा क्लियर नहीं है कि
Harappans hunted these animals themselves or obtained meat from other hunting communities. हरप्पा के लोग इन जानवरों का शिकार स्वयं करते थे या इन्हें दूसरे हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज से ऑब्टेन करते थे, इनके मीट को उनसे हासिल करते थे. बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड. Agricultural technologies. While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, ये तो क्लियर हो चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खेती करना जानते थे, लेकिन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी, इनके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या थे, इसको रिकंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल है. क्लियर नहीं है कि वेदर सीड्स वर ब्रॉडकास्ट, स्कैटर्ड और प्लॉड लैंड्स. तो ये क्लियर नहीं है कि क्या वो बीजों को छिड़क देते थे या खेतों को जोत करके बीज उसमें डाला करते थे. जो सील्स पे रिप्रेजेंटेशंस बने हुए हैं या जो टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं उस एरिया में, इससे पता चलता है कि बुल वाज नोन टू देम एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सप्लोरेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लॉइंग. ये क्लियर है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो बैल का इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए किया करते थे. तो एक तो आपका ये क्लियर हो गया है कि बुल वाज नोन टू देम एंड दे यूज्ड टू ऑक्सन एंड दे यूज ऑक्सन फॉर प्लॉइंग. After that, terracotta model of plow have been found at the sites in Cholistan. चोलिस्तान के साइट्स में जो मिट्टी के हल पाए गए हैं, चोलिस्तान में भी और बनावली में भी. तो इससे ये पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो हल और बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने के लिए करते थे. इसके अलावा कालीबंगन जो साइट है राजस्थान में, वहां पे प्लॉ फील्ड के एविडेंस भी मिले हैं विच आर एसोसिएटेड विद अर्ली हरप्पन लेवल्स, जो कि अर्ली हरप्पन लेवल से एसोसिएटेड हैं. The field had two sets of furrows at right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together. Archaeologists, they have also tried to identify the tools used for harvesting. तो इन्होंने टूल्स को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश की है कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था फसल को काटने के लिए. तो स्टोन ब्लेड्स कि did the Harappan use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? This is not also very clear. Most Harappan sites are located in semi-arid lands. जो ज्यादातर हरप्पन साइट्स हैं ये सेमी एरिड लैंड्स में पाए गए हैं जहां पे इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जहां पे सिंचाई के साधनों की जरूरत पड़ती रही होगी खेती करने के लिए. तो ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, नहरों के साक्ष्य मिले हैं कहां पे, शर्तुंगाई अफगानिस्तान से, लेकिन पंजाब और सिंध से नहीं मिले हैं. तो ये भी पॉसिबल है कि जो एंशियंट कैनल्स थे दे सिल्टेड अप लॉन्ग एगो, जो पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कैनल्स रहे होंगे उसमें समय के साथ सिल्ट भर गया होगा. इसके कारण आज उनके ट्रेसेस बेशक अफगानिस्तान में तो मिला है लेकिन पंजाब या सिंध से नहीं मिला है. इट वॉज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चर. तो कुओं का इस्तेमाल भी ये लोग सिंचाई के लिए करते रहे होंगे. इसके अलावा वाटर रिजर्वर्स ये भी पाए गए हैं. कहाँ पे आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर्स पाए गए हैं, धौलावीरा गुजरात में, और ये इनका इस्तेमाल भी किया जाता रहा होगा टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर. नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक, मोहनजोदड़ो, अ प्लान्ड urban center. Perhaps the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban centers. ये हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे अलग विशेषता थी कि यहाँ पे अर्बन सेंटर्स जो थे वो डेवलप थे. मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन. ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था और यहाँ पे
जो अर्बन सेंटर्स पाए जाते थे। हम लोग एक ऐसे ही अर्बन सेंटर मोहनजोदड़ो को डिस्कस करेंगे, इसकी प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मोहनजोदड़ो इज द मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। बेशक मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा और सबसे वेल नोन साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन फर्स्ट नोन साइट जो था या फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट वाज हड़प्पा। दिस मोहनजोदड़ो सेटलमेंट इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अगर आप ये मैप में देखते हो कि मोहनजोदड़ो की जो प्लानिंग है, मोहनजोदड़ो जो शहर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वन स्मॉलर बट हायर, एक छोटा था लेकिन ऊंचे स्थान पे था, दैट वाज टर्म्ड एज citadel, that was designated as citadel, and the other was much larger but lower। लेकिन जो दूसरा पार्ट था ये लार्जर था लेकिन ये लोअर पार्ट में सिचुएटेड था। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो 2 पार्ट्स हैं स्मॉलर बट हायर, इसको सिटेडल का नाम दिया है, एंड जो लार्जर बट लोअर एरिया था दैट वाज टर्म्ड एज लोअर टाउन। द सिटेडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। ये जो सिटेडल था इसको अपनी ऊंचाई मिली हुई थी किससे, कि जो सिटेडल एरिया है वहां पर जो बिल्डिंग्स थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, मिट्टी के ईंटों के बने हुए चबूतरे पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। इट वॉज ऑल्सो वॉल्ड, जो सिटेडल एरिया है ये वॉल्ड था, मतलब इसके किनारे दीवारें बनी हुई थी, और ये जो दीवार था दीवारों से इसकी घेराबंदी की गई थी। इसका ये भी मतलब था कि ये दीवार किस लिए बनाई गई थी, टू सेपरेट इट फिजिकली फ्रॉम द लोअर टाउन। इसको लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेट करने के लिए सिटेडल के चारों तरफ दीवार बनाया गया था। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड, जो लोअर टाउन था की भी अपनी घेराबंदी की गई थी। लोअर टाउन में भी कुछ बिल्डिंग्स जो थे वो प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे, और जो प्लेटफॉर्म्स थे दे सर्व्ड एज फाउंडेशन। जो प्लेटफॉर्म्स थे ये बिल्डिंग के फाउंडेशन का काम करते थे। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो कि अगर एक मजदूर एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ उसको मूव करता था तो ऐसे फाउंडेशन को बनाने के लिए लगभग 4 मिलियन % की जरूरत होगी। कह सकते हैं हम लोग कि फॉर मेकिंग दोज प्लेटफॉर्म्स लेबर वॉज मोबिलाइज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ी होगी। एक और दूसरी चीज है जो कि प्लानिंग को शो करती है। Once the platform were in place, all the building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform। एक बार जब प्लेटफॉर्म्स बन गए होंगे तो सारी बिल्डिंग एक्टिविटी जो शहर की थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई होगी, कि सारा जो बिल्डिंग बनाने का काम है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही होना था। तो सारा जो भी आपका बिल्डिंग एक्टिविटी दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली। और इसीलिए ये क्लियर दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले सेटलमेंट की प्लानिंग की गई होगी, पहले ये योजना बनाई गई होगी कि इसी एरिया पर इस बस्ती को बसाया जाएगा, और बाद में ठीक है उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया गया होगा। प्लानिंग का जो दूसरा साइन है वो, अगर हम ब्रिक्स को देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, अगर हम ब्रिक्स को देखते हैं तो ब्रिक्स को देख करके भी हमको प्लानिंग समझ में आती है। तो ये जो ईंटें हैं, वेदर सन ड्राइड और बेग वर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो। यहाँ पर जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सन ड्राइड थे या फिर बेग ईंटें थी, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में पाए गए हैं। Where
The length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at all the Harappan settlements. और इसी रेशियो की ईंटों का इस्तेमाल पूरे हरप्पन सेटलमेंट में किया गया है. लेइंग आउट ड्रेन्स. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नालियां किस तरह से बनाई गई हैं. जो ड्रेनेज सिस्टम था वो किस तरह से बनाया गया था. हरप्पन सिटीज की सबसे अलग विशेषता क्या थी कि यहाँ पर फुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था. अगर हम लोअर टाउन की प्लानिंग को देखते हैं तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न. तो लोअर टाउन को देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स थे वो एक दूसरे को ग्रिड पैटर्न पर, रोड्स एंड स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न पे बनाई गई थी जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करती थी. तो ये क्लियर है कि सबसे पहले स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट. सबसे पहले स्ट्रीट्स बनाई गई, उनके किनारे नालियां बनाई गई और बाद में जो है घर बनाए गए थे. और इसीलिए अगर हर घर के डोमेस्टिक वेस्ट वाटर को स्ट्रीट ड्रेन्स में के थ्रू निकालना होता था तो जरूरी था कि हर घर की कम से कम एक दीवार स्ट्रीट से, गली से लगी हुई होनी जरूरी थी. Domestic architecture. The lower town at Mohenjo-daro provide examples of residential buildings. मोहनजोदड़ो का जो लोअर टाउन है ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का एग्जाम्पल शो करता है. तो लोअर टाउन में जो हाउसेस थे दे वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड. तो जो घर थे, घरों का जो सेंटर होता था, सेंट्रल पार्ट, वो घर का आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे. कोर्टयार्ड ये शायद सारी एक्टिविटीज, सारे जो भी क्रियाकलापों का सेंटर हुआ करता रहा होगा, जैसे कुकिंग एंड वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर. ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि प्राइवेसी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता था. There were no windows in the wall along the ground level. ग्राउंड लेवल की जो दीवारें थी, जो ग्राउंड फ्लोर की दीवारें थी, उसमें कोई भी खिड़की नहीं थी. इसके अलावा जो मेन एंट्रेंस था घर का, उससे कोर्टयार्ड के इंटीरियर का कोई डायरेक्ट व्यू नहीं दिखाई पड़ता था. Every house had its own bathroom paved with bricks. हर घर में अपना खुद का बाथरूम होता था, हर घर का अपना बाथरूम होता था जिसमें बाथरूम में ईंटें बिछाई गई होती थी, बाथरूम में नालियां भी होती थी और ये जो बाथरूम की नाली है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होती थी. कुछ घरों में स्टेयर केसेस के रिमेन्स भी दिखाई पड़े हैं, कुछ घरों में सीढ़ियां भी दिखाई दी हैं और इन सीढ़ियों का इस्तेमाल सेकेंड स्टोरी या फिर रूफ तक जाने के लिए किया जाता रहा होगा. कई हाउसेस में कुएं भी पाए गए हैं और ये कुएं उन कमरों में पाए गए हैं जिन कमरों में बाहर से पहुंचना आसान रहता था. शायद बाहरी कमरे में कुएं इसलिए बनाए गए होंगे ताकि पासर्स बाय, जो राहगीर हैं, वो इनका इस्तेमाल कर सकें. जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अंदाजा लगाया है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए थे. Citadel. It is on the citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purpose. ये citadel वो एरिया था जहां पर हमें पब्लिक पर्पस के लिए बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती हैं और इसमें दो इम्पोर्टेंट, जो सिटेडल एरिया है वहां पर दो इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स मिले हैं. एक तो वेयर हाउस. इट वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर
of which the lower brick portion remains. ये जो वेयर हाउस है ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी, जिसका जो निचला हिस्सा जो कि ईंटों का बना हुआ है वो आज बचा हुआ है, बल्कि जो जबकि जो अपर पोर्शन था, जो ऊपरी हिस्सा था, जो शायद लकड़ी का बना होगा, वो काफी समय पहले नष्ट हो गया। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पाई गई है सिटाडेल एरिया में, दैट इज ऑफ ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, इट वाज अ रेक्टेंगुलर, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. जो ग्रेट बाथ है ये एक बहुत लार्ज रेक्टेंगुलर बाथ था जो कि एक कोर्टयार्ड में था। कोर्टयार्ड, इट वाज सराउंडेड बाय कॉरिडोर। कोर्टयार्ड जो है इसके चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ था और कॉरिडोर की चारों तरफ रूम्स बने हुए थे। There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank. North और south, ये जो rectangular टैंक था इसके नॉर्थ एंड साउथ में सीढ़ियां बनी हुई थी जो कि टैंक तक नीचे तक जाती थी। इस टैंक को वाटर टाइट बनाने के लिए इसके बेस में ईंटें बिछाई गई थी और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम के मोटर को यूज किया गया था। तो मोटर ऑफ जिप्सम, इट वाज यूज्ड टू मेक दैट टैंक वाटर रेजिस्टेंट। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड्स। ये जो आपका रेक्टेंगुलर टैंक, इसके चारों तरफ कॉरिडोर, कॉरिडोर के 3 तरफ कमरे पाए गए हैं और एक बड़े कमरे में एक बहुत बड़ा कुआं पाया गया है और वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन। ये जो टैंक का पानी है इसको निकालने के लिए बहुत बड़ी नाली भी थी, मतलब टैंक तक पानी को पहुंचाने के लिए और टैंक को साफ करने के लिए नाली भी बनाई गई थी। इसके अलावा इस रेक्टेंगुलर बाथ के नॉर्थ साइड पर एक और स्मॉलर बिल्डिंग थी विद 8 बाथरूम्स। ये जो स्मॉल बिल्डिंग्स था इसमें 8 बाथरूम बने हुए थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर। कॉरिडोर के दोनों तरफ 4 बाथरूम्स बने हुए थे। इसके अलावा बाथरूम की नालियां जो थी वो कॉरिडोर की ड्रेन्स से होते हुए बाहर निकलती थी। तो ये जो ग्रेट बाथ है इसके यूनिकनेस को देखते हुए या जिस कॉन्टेक्स्ट में इस ग्रेट बाथ को पाया गया, दैट मीन्स द ग्रेट बाथ इट वाज फाउंड इन द सिटाडेल एंड द सिटाडेल द एरिया वाज मेंट फॉर द पब्लिक यूज। तो पब्लिक पर्पस के लिए जो बिल्डिंग्स हैं सिटाडेल में पाई गई हैं। तो यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड विद सेवरल distinctive building, it has led scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath. तो इससे scholars जो हैं वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं या scholars ये suggest करते हैं कि this great bath it was meant for some kind of special ritual bath. इसका इस्तेमाल स्पेशल जो भी आपका ritual bath के लिए किया जाता था।